गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और बच्चों, जैसा कि है आपको पता है कि आज जो हम जो बात करने जा रहे हैं वो जैव बल सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक है, वो जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? जैव बल सिद्धांत की बात करते हैं। जो अपन ने रसारोहण की परिभाषा बात की थी। रसारोहण का मतलब रस का आरोहण जो होता है। ठीक है, रस का आरोहण, रसारोहण। रस का मतलब क्या होता है? जो मूल रोमों के द्वारा जो अवशोषित जल तनु विलीन के रूप में पादप के शीर्ष भागों तक पहुंचना क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है। तो रसारोहण की परिभाषा थी। रसारोहण के लिए अपन एक बालसम वाला जो पौधे का जो प्रयोग था वो भी अपन ने पिछले जो वीडियो था उसके अंदर पढ़ा। बालसम का जो प्रयोग था वो भी अपन ने, जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर अपन ने पढ़ा था। तो अब जो बात करते हैं वो आगे की जो अपन बात करते हैं, तो अपन ने बात की थी कि रसारोहण की जो प्रक्रिया है या जो रसारोहण की जो क्रिया है उसको समझाने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए थे। ठीक है, उसमें पहला सिद्धांत था जैव बल सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। दूसरा था मूलदाब सिद्धांत था, और तीसरा था वो था भौतिक बल सिद्धांत था, फिजिकल फोर्स थ्योरी। 3 बल सिद्धांत थे। उसके अंदर जो पहला जो सिद्धांत था वो था आपका, जिसे मैंने कल स्टार्ट कर लिया था, जैव बल सिद्धांत है। पहला जो सिद्धांत है वो तो कौन सा था? जैव बल सिद्धांत होता है। ठीक है, जैव वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके अनुसार क्या होती है? जो रसायन क्रिया होती है वो तने की जो कोशिकाएं होती है। ठीक है, रसारोहण की क्रिया अपने पढ़ा। रसारोहण की जो क्रिया है वो तने की कोशिकाएं, जो तने की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, तने की जो कोशिकाएं होती है उनमें जैविक क्रियाएं होती है। जैविक क्रियाएं होती है, और जैविक क्रियाओं का फलस्वरूप क्या होता है? जैव बल उत्पन्न होता है। जैव बल उत्पन्न होता है। ठीक है, जैव बल उत्पन्न होता है। जैव बल का मतलब क्या होता है? वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स उत्पन्न होता है, और ये वाइटल फोर्स है। इसी की वजह से क्या होता है? रसारोहण की, रस का आरोहण होता है। ऊपर की जो उत्तरी दिशा में जो रस होता है उसका आरोहण होता है। तो ये अपन ने जैविक, इसमें जैव बल सिद्धांत के बारे में अपन ने बात की तो पाई थी। उसके बाद इसमें क्या, जैव बल सिद्धांत को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए थे, है ना। उसमें सबसे पहले अपन ने गोल्ड-लेवेस्की का जो मत था वो अपन ने बात की थी। सबसे पहले जो बात की थी वो गोल्ड-लेवेस्की का था। गोल्ड-लेवेस्की ने जो अपने पिछले वीडियो बात की, एक बार वापस 1884 के अंदर इसने अपना सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार क्या होता है? इसने रिले पंप सिद्धांत दिया था। रिले पंप सिद्धांत, रिले पंप सिद्धांत दिया था। रिले पंप सिद्धांत। रिले का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर आगे दे देना। रिले का मतलब है किसी चीज़ को लेकर आगे दे देना। ठीक है, रिले पंप का। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये बताया था कि जो जाइलम पेरेनकाइमा कोशिकाएं हैं, ठीक है, जाइलम पेरेनकाइमा, जैसे इसने क्या बताया था, गोल्ड-लेवेस्की ने क्या बताया कि जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा तथा जाइलम पेरेनकाइमा तथा जो तथा मज्जा किरणों की जो कोशिकाएं होती है, इनकी जो कोशिकाएं होती है, इनकी जो कोशिकाएं होती है उनमें क्या होता है? उनके प्राशन दाब में आवर्ती परिवर्तन होता है। आवर्ती परिवर्तन होता है, और आवर्ती परिवर्तन होता है, उसी की वजह से क्या होता है बच्चों? रसारोहण होता है। आवर्ती परिवर्तन का मतलब क्या होता है? दो कोशिकाएं हैं, इसके प्राशन दाब, इसके प्राशन दाब अंतर है, तो इन कोशिकाओं में जल का प्रवाह होगा। यदि इसका प्राशन दाब जो है वो अधिक है, इसका प्राशन दाब कम है, ठीक है, प्राशन दाब कम है, तो जो कम से अधिक की तरफ जाएगा, जल कहाँ जाएगा? इधर से इधर जाएगा। ठीक है, तो इस कोशिकाओं में, तो इसी प्रकार से क्या होता है? इन कोशिकाओं में भी क्या होता है? जो प्राशन दाब होता है उसके अंदर क्या होता है? आवर्ती परिवर्तन होता है, कम ज़्यादा, कम दोनों कोशिकाओं जो होती है उनमें कमती ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है? जल का प्रवाह होता रहता है। इस वजह से क्या होता है? रसारोहण की जो प्रक्रिया होती है वो होती है। गोल्ड-लेवेस्की ने बताया था। इसके बाद जो सिद्धांत आता है वो आता है आपके, बात करते हैं कि दूसरा सिद्धांत आता है वो आता है सर जेसी बोस का सिद्धांत है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जेसी बोस ने 1923 में प्रस्तुत किया था। अब जो दूसरा, पहले सिद्धांत की तो अपने बात कर ली, गोल्ड-लेवेस्की ने दिया था। नेक्स्ट जो सिद्धांत की बात करते हैं वो आता है, पहला जो सिद्धांत था वो था गोल्ड-लेवेस्की। दूसरा जो सिद्धांत आता है वो आता है दूसरा जो सिद्धांत होता है वो आता है सर जे.सी. बोस का। ठीक है, सर जे.सी. बोस का सिद्धांत होता है। उन्होंने 1923 में प्रस्तुत किया था, सर जे.सी. बोस।
ठीक है, इन्होंने सर जेसी बोस इन्होंने 1923 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है रसायन प्रक्रिया, बिल्कुल इसे समझने की कोशिश करना। इन्होंने स्पंदन जो था वो सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या था, स्पंदन सिद्धांत दिया, पल्सेशन थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या था, याद रखना सबसे पहले ये तो स्पंदन सिद्धांत दिया था इन्होंने। इसको रसायन की प्रक्रिया को समझाने के लिए जो सर जेसी बोस ने स्पंदन सिद्धांत का जो था वो प्रस्तुत किया था, स्पंदन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। स्पंदन क्या होता है, पल्सेशन थ्योरी, ये प्रस्तुत किया था। तो इसके अनुसार बात करते हैं, तो इसके अनुसार रसायन की जो क्रिया होती है, ठीक है, रसायन की जो क्रिया होती है, जो ये मान लो अपन बात करते हैं तन्ने की बात कर लेते हैं तन्ने की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये मान तन्ना है तो तन्ने की बात कर लेते हैं। ये इसका सेक्शन काट के बता रहा हूँ, आप समझा नहीं सकते, समझने की कोशिश करना। इसके अनुसार पल्सेशन, स्पंदन सिद्धांत पल्सेशन, पल्सेशन का मतलब है जैसे अपने जैसे हृदय धड़कन धक 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 धक, जो हार्ट बीट होती है, हृदय का स्पंदन होता है। इसके अनुसार इसने क्या क्या, इसने कहा कि जो तन्ने की वलकुट कोशिकाएं होती है, और तन्ने की जो वलकुट कोशिकाएं जो अंतस्थ त्वचा के संपर्क में होती है, अंतस्थ त्वचा भी बताऊंगा मैं आपको डायग्राम से। तन्ने की वलकुट कोशिकाएं जो अंतस्थ त्वचा के संपर्क में होती है, उनमें क्या होता है, उनमें लयबद्ध स्पंदन होता रहता है, जैसे हृदय धड़कता है ऐसे धक धक धक, ऐसे लयबद्ध स्पंदन होता रहता है इस प्रकार से, ठीक है। लयबद्ध मतलब एक के बाद एक बार इस पर स्पंदन होता रहता है, और स्पंदन की वजह से क्या होता है, रसायन की क्रिया होती है। ऐसा सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था। और अपना इन्होंने सिद्धांत जो किया था वो किसमें किया था, भारतीय टेलीग्राम पादप पे जो अपना अध्ययन जो किया था, आपने 11th में पढ़ा था, आपने मैंने बताया था आपको, सर जेसी बोस ने अपना अध्ययन किस पे किया था, ये जो पल्सेशन सिद्धांत दिया था वो किस पे दिया था, किस पे दिया था, ये भारतीय टेलीग्राम पादप पे दिया था, जिसको डेस्मोडियम गायरेंस बोलते हैं, ठीक है। इसका देखो, तो ये मान लो ये तना है, ठीक है, ये इसकी अधिचरम है, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। और ये जो है ये वलकुट कोशिकाएं हैं। वलकुट कोशिकाएं आपको पता है पेरेन्काइमा प्रकार की, मर्दूतक प्रकार की होती है, जो पोषण ग्रहण करती है। ये वलकुट कोशिकाएं हैं। और इसके अंदर मान लो ये जो है ये अंतस्थ त्वचा है, जिसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं। अंतस्थ त्वचा, ठीक है, हाइपोडर्मिस। और इसके अंदर आपको पता ही है बच्चों क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ठीक है, इस प्रकार से ये जाइलम फ्लोएम होते हैं इसके अंदर। और ये मज्जा रश्मियाँ वगैरह जो होती है, और ये वलकुट इसका जो मज्जा वाला भाग होता है, इस प्रकार से अपन बात करें तो ये तन्ने का सेक्शन मैंने बनाया, तो आपको समझा नहीं हिसाब से। इसने जेसी बोस ने क्या होता है, जेसी बोस ने ये बताया था, जेसी बोस ने अपनी भाषा में क्या कहा कि अधिचरण तन्ने की बात करते हैं, तन्ने की वलकुट कोशिकाएं, ये रही तन्ने की वलकुट कोशिकाएं, और वो वलकुट कोशिकाएं जो अंतस्थ त्वचा के संपर्क में होती है, ये जो अंतस्थ त्वचा, रेड वाली क्या है, लाल वाली क्या, अंतस्थ त्वचा है ना। तो लाल वाली क्या है, अंतस्थ त्वचा है। तो वलकुट की जो कोशिकाएं हैं, है ना, तने की वो वलकुट कोशिकाएं जो अंतस्थ त्वचा के संपर्क में, इनमें क्या है, लयबद्ध स्पंदन होता है। स्पंदन मतलब इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से, इससे जल होगा, इसमें अंतस्थ त्वचा में, अंतस्थ त्वचा से जो जल होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, इसमें आया, इसमें इसे जाइलम जो वाई कांग उनमें चला जाएगा। इससे क्या होता है, रसारोहण की क्रिया हो जाएगी।
है ना। ये जो कोशिकाएं होगी जो अंतःस्रावता के संपर्क में, ये क्या लयबद्ध स्पंदन करेगी, स्पंदन करेगी, तो इससे जो जल निकल के कहाँ पे आ जाएगा, अंतःस्रावता के कोशिकाओं में, फिर यहाँ से होते हुए अंतःस्रावता से होते हुए फिर जाइलम वाहिकाओं में चला जाएगा, वाहिकाओं से जल का रस आरोहण हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो ये सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था, और इन्होंने अपने जो सिद्धांत था, ये भारतीय टेलीग्राम पादप, जिसको क्या बोलते हैं, डेस्मोडियम गायरेंस बोलते हैं। ठीक है, भारतीय टेलीग्राम पादप, इसको क्या बोलते हैं, डेस्मोडियम गायरेंस। ठीक है, इस पे अपना रिसर्च किया था। याद रखना, एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछ सकते हैं कि जो सर जे.सी. बोस ने अपना जो प्रयोग था वो किस पे किया था, डेस्मोडियम गायरेंस पे किया था। ठीक है, ठीक है, ये था आपके सर जे.सी. बोस का सिद्धांत, जो अपने जैव बल सिद्धांत में दूसरा जो सिद्धांत आता है वो होता है सर जे.सी. बोस का सिद्धांत, निस्पंदन सिद्धांत कहता है। अब इसके बाद जो तीसरा इसमें जैव बल सिद्धांत के अंदर तीसरा जो सिद्धांत आता है वो आता है स्ट्रेसबर्गर का आता है। स्ट्रेसबर्गर ने क्या कहा था, है ना, इसको जैव बल सिद्धांत को समझाने के लिए क्या कहा था कि इसने ये कहा कि भाई जीवित जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, जो जीवित कोशिकाएं होती है उनका रसारोहण से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन उनकी अनुपस्थिति इनके रसारोहण के लिए अनुकूल माध्यम प्रदान करती है। ये किसने कहा, स्ट्रेसबर्गर ने कहा था। ठीक है, स्ट्रेसबर्गर ने 1891 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, अपनी भी इसने अपनी चलाई। ठीक है, इसने तो 1884 के अंदर था ना, और 1891 में इसने भी अपना जो सिद्धांत था और जो बात थी वो प्रस्तुत की, है ना। तो इसने क्या कहा, स्ट्रेसबर्गर ने एक ही बात बताई। इसने ये कहा कि जो जीवित कोशिकाओं को उनका कोई संबंध ही नहीं होता रसारोहण से। इसने तो सीधा ही हाथ धो दिया अपना। ठीक है, इसने क्या कहा कि जीवित जो कोशिकाएं होती है उनका रसारोहण से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, फिर इसने कह दिया कि इनकी उपस्थिति उस रसारोहण की क्रिया के लिए अनुकूल माध्यम प्रदान करती है, बाकी इनका कोई रोल नहीं होता। क्या कहा, वापस सुन लो, स्ट्रेसबर्गर ने क्या कहा। स्ट्रेसबर्गर ने यह कहा बच्चों कि जो जीवित कोशिकाएं हैं उनका रसारोहण की क्रिया से सीधा किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। उनकी उपस्थिति रसारोहण की क्रिया के लिए अनुकूल माध्यम उपलब्ध कराती है। ठीक है, ये बात उसने स्ट्रेसबर्गर ने की। तो जैव बल सिद्धांत के तीनों जो वैज्ञानिकों के मत थे अपन ने डिस्कस कर लिए यहाँ पर। जैव बल सिद्धांत के जो तीनों वैज्ञानिक थे उनका जो मत थे वो अपन ने डिस्कस यहाँ पर किए हैं। बिल्कुल ईजी है। अब दूसरा जो सिद्धांत आता है वो आता है मूल दाब सिद्धांत, रूट प्रेशर थ्योरी। ठीक है, दूसरी जो थ्योरी आती है, ये तो थी आपके जैव बल सिद्धांत। ठीक है, ये तो थी आपके जैव बल सिद्धांत। दूसरी थ्योरी की मैं बात करूँ तो वह आती है आपके मूल दाब सिद्धांत। रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब सिद्धांत। रूट प्रेशर थ्योरी और मूल दाब सिद्धांत की बात करें तो क्या होता है, ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी है ना, और समझ में आ जाएगा आपके। समझने की कोशिश करना मूल दाब क्या होता है। देखो पहले अपन बनाते हैं एक, जैसे अपन ये मूल ही बना लेते हैं। ठीक है, ये मूल जड़ है ना, ये जड़ है। तो इसमें क्या होता है, जो पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है, ठीक है, पेरेनकाइमी कोशिकाएं, कोशिका भित्ति जो होती है लचीली, पेरेनकाइमा मतलब मर्दूतक कोशिकाएं। ठीक है, थोड़ी पेरेनकाइमा कोशिकाएं की बात करें तो क्या होती है, जो मर्दूतक कोशिकाएं होती है ये
ये मान लो ये जाइलम वेसल्स है, वाहिका है, जाइलम वाहिका या वेसल, ठीक है। जाइलम का जो घटक होता है जाइलम वाहिका है, ये एक मैंने नली बनाई है जो अपन जड़ की बात करते हैं उसके अंदर। और इसके चारों तरफ आपको पता ही है कि कौन सी, ये मर्दूतक कोशिका, पेरेन्काइमेटिक कोशिका होती है, ठीक है। ये क्या होती है, पेरेन्काइमेटिक कोशिका होती है, ये क्या होती है, मर्दूतक कोशिका। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मर्दूतक कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है पतली लचीली और लचीली होती है, ठीक है। भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है। मर्दूतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, पादप के अंदर बात करें तो पादप के अंदर मर्दूतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो होती है पतली और लचीली होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब इसके अंदर जल प्रवेश कर जाता है, इसके अंदर मान लो जल प्रवेश कर गया, ठीक है, इसके अंदर जल या जो विलीन होगा इसके अंदर प्रवेश करेगा, तो प्रवेश करेगा तो झिल्ली होगी, पतली होगी, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जल प्रवेश किया, इससे क्या हो जाएगा, इसकी झिल्ली के ऊपर, इसके दरवे के ऊपर दाब पड़ेगा। ये अंदर से फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इसके दरवे के ऊपर क्या पड़ेगा, दाब पड़ेगी। दरवे की वजह से इसकी भित्ति के ऊपर दाब पड़ेगा या इसके अंदर एक हो जाएगा, दाब उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। मोटी होगी तो झिल्ली पतली होगी, लचीली होगी, इस पर क्या पड़ेगा, अंदर पानी चला गया, जल चला गया या विलीन चला गया कोशिका के, इस मर्दूतक कोशिका की बात करें तो इससे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर दाब पड़ेगा, दाब उत्पन्न होगा। इस दाब के उत्पन्न की वजह से जैसे मतलब कोशिका भित्ति की जो झिल्ली होती है, लचीली होती है, इस वजह से क्या होती है, वो अपनी पूर्व स्थिति में आने की कोशिश करती है। आपको मान लो वो दबा के बिठा दे ऐसे, तो आप कितनी देर दब के बैठोगे, आप वो अपनी पूर्व स्थिति में आने की कोशिश करोगे। तो ये भी कोशिका क्या होती है, अपनी पूर्व स्थिति में आने की कोशिश करती है। और ये अपनी पूर्व स्थिति में कोशिका आती है तो ये जो जल होता है, ठीक है, ये जो H2O होता है, जल होता है, ठीक है, ये जो जल होता है ये किसको दे देती है, इसी जाइलम वाहिका को दे देती है। ये जो जल होगा, अब क्या होगा, अपनी भाई इसमें जल आ गया, जल को पूरी स्थिति में आना है तो इस पे भित्ति पे दाब पड़ा हुआ है, तो इसको क्या करेगा, ये जल को जो अपनी जो जाइलम वाहिका होती है, इसके जो पास जो जाइलम वाहिका हो उसको स्थानांतरित जल इसमें, तो इस जल की वजह से जो जाइलम वाहिका के रस के ऊपर जो दाब उत्पन्न होता है, अब इसमें पानी आ गया, इसमें भी प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा, इसमें भी ये नलिका पहले से भरी होती है और जल आ गया तो प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा, इससे क्या होगा, जल होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, इसी को तो रसारोहण बोलते हैं। तो इसके वजह से क्या होगा कि जैसे अपन बात करें कि जो इस द्रव्य कारण वायु के तत्व में उत्पन्न दाब जो होगा, वायु के तत्व क्या होगा, इसकी वजह से धनात्मक दाब उत्पन्न हुआ, धनात्मक दाब की वजह से क्या होगा, जल होगा जो इस वाहिका में आ गया, वाहिका में क्या हो जाएगा, इसी द्रव्य की वजह से क्या हो जाएगा, धनात्मक दाब उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और इस धनात्मक दाब को क्या बोलते हैं, मूल दाब बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मूल दाब या रूट प्रेशर बोलते हैं, है ना। तो दो द्रव्य है, जैसे अपन बात करते हैं, जैसे दूसरे शब्दों जाइलम वाहिकाओं के रस में पाए जाने वाले धनात्मक दाब को क्या बोलते हैं, मूल दाब बोलते हैं। और ये मूल दाब कैसे उत्पन्न हुआ, वापस सुन लो कि मैं क्या बताता हूँ। तो पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिका भित्ति पतली होती है, लचीली होती है, तो उसमें जब जल या विलीन प्रवेश कर जाता है तो उसकी भित्ति के ऊपर उसके अंदर एक द्रव्य के अंदर धनात्मक दाब उत्पन्न हो जाता है। और धनात्मक दाब उत्पन्न होता है तो कोशिका क्या करती है, अपनी पूर्व स्थिति में आने की कोशिश करती है। पूर्व स्थिति में आती है तो जल जो होता है वो किसको स्थानांतरित कर देते हैं, जो वाहिकाएं होती है, जो जाइलम वेसल्स होती है उसको स्थानांतरित कर दिया। और जाइलम वेसल्स में ये जल आ गया, इसमें भी क्या होता है, दाब उत्पन्न हो जाता है, इसको मूल दाब कहते हैं, है ना। जाइलम वाहिकाओं में जो जल आ गया इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या होता है, दाब तो मूल दाब कह देंगे। और दूसरे शब्दों में क्या, जाइलम जो वाहिका होती है, जाइलम वाहिकाओं रस के कारण उत्पन्न जो दाब होता है उसको क्या बोलते हैं, मूल दाब या रूट प्रेशर बोलते हैं। इसी के कारण क्या होती है, रसारोहण की क्रिया होती है, ये होता है मूल दाब सिद्धांत। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है, जो मूल दाब सिद्धांत की बात करें, है ना, तो मूल दाब सिद्धांत की बात करें तो ये मैनोमीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है, मैनोमीटर से। मूल दाब होता है, याद रखना, एक तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मूल दाब होता है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि जो मूल दाब होता है वो किससे नापा जाता है, मैनोमीटर से नापा जाता है, ठीक है, मैनोमीटर से नापा जाता है। दूसरी बात है, किसी भी पौधे के अंदर जो मूल दाब होता है 2 एटमॉस्फेयर से अधिक नहीं होता, अधिक नहीं होता है, ठीक है। किसी भी पौधे के अंदर 2 एटमॉस्फेयर, 2 वायुमंडलीय दाब से जो मूल दाब होता है वो अधिक नहीं होता है। और ये जो मूल दाब 2 एटमॉस्फेयर जो मूल दाब होता है 20 मीटर जो हाइट होती है, ठीक है, वहाँ तक जल पहुँचाने के लिए पर्याप्त है। ये 2 एटमॉस्फेयर जो दाब होता है, पादपों के अंदर बता रहा हूँ कि ये जो 2 एटमॉस्फेयर का जो दाब उत्पन्न हुआ है, ये जो मूल दाब है ये 20 मीटर की ऊंचाई तक जल को पहुँचाने में सहायक होता है, ठीक है, पर्याप्त होता है। लेकिन जो कुछ काष्ठीय पादप होते हैं, कुछ काष्ठीय जो लंबे पादप होते हैं, ठीक है, जो काष्ठीय जो पादप होते हैं, जो ज़्यादा ऊंचाई के पादप होते हैं, मोटे होते हैं, जिनकी शाखाएं बहुत ज़्यादा होती है,
तो उसमें कम से कम 12 एटमॉस्फेयर का दाब चाहिए। उनमें जल को पहुंचाने के लिए कितने एटमॉस्फेयर का, 12 एटमॉस्फेयर का दाब चाहिए। और 12 एटमॉस्फेयर का दाब देखो, है ना, कितना दाब चाहिए, यहाँ दिख नहीं रहा आपको, यहाँ लिख देता हूँ, है ना। जो ऊंचे काष्ठीय पादप होते हैं उनमें जल पहुंचाने के लिए 12 एटीएम, 12 एटीएम का मतलब होता है 12 वायुमंडलीय दाब, ठीक है। 12 एटमॉस्फेयर का जो होता है वो दाब की आवश्यकता होती है, परंतु किसी भी पौधे में इस प्रकार का दाब या इतना दाब नहीं पाया जाता, क्योंकि 2 एटीएम से ऊपर किसी में दाब पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो ऊंचे काष्ठीय पादप के अंदर बात करें तो ऊंचे काष्ठीय पादप में जल का जो पहुंचाने की बात करते हैं अपन इस सिद्धांत के अनुसार, तो ये सिद्धांत वहाँ पर फेल हो जाता है, वहाँ पर ये जो सिद्धांत है असफल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बड़े काष्ठीय पादपों में जल पहुंचाने के लिए 12 एटीएम का दाब चाहिए, 12 एटीएम का दाब किसी पादप में नहीं होता, इतना दाब किसी में परिस्थिति में देखा नहीं गया। तो ये सिद्धांत सीमित महत्व का होता है और ये पादपों में, सभी पादपों में ये दाब नहीं पाया जाता है, ठीक है। और साथ साथ में ये भी बताया है कि जो जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर मूल दाब पाया ही नहीं जाता, है ना। जिम्नोस्पर्म के अंदर मूल दाब नहीं पाया जाता। ये अंडरलाइन कर लेना, लाइन आप याद रखना, स्टार लगा लेना, है ना। कि आप पूछ ले भाई किस पौधे में मूल दाब, आगे निट के हिसाब से पूछ ले, मूल दाब नहीं पाया जाता, तो जिम्नोस्पर्म जो पादप उनमें मूल दाब नहीं पाया जाता। तो बच्चों ये थे आज जैव बल सिद्धांत और मूल दाब की बात हुई। और ये डायग्राम जो आपकी बुक में दिया है मूल दाब सिद्धांत का प्रदर्शन है किस प्रकार से। देखो ये गमला है, ये जो मूल दाब सिद्धांत है उसका प्रदर्शन है, ठीक है। कैसे है कि ये एक गमला है, गमले के अंदर ये पादप लगा हुआ था, इसको अपन ने तने से यहाँ से काट दिया, इस देखो तने से काट दिया। अब इसको क्या है, एक रबर ट्यूब से इसमें मैनोमीटर से जोड़ दिया इसको अपन, रबर ट्यूब ली और रबर ट्यूब से इसको मैनोमीटर किया। देखो मैनोमीटर लिखा है यहाँ पे, कि मैनोमीटर है जो मूल दाब नापने काम आता है। इसको रबर ट्यूब से एक साइड पे इसको इधर बंद कर दिया अच्छे से, इधर ऊपर इस ट्यूब से इधर बांध दिया मैनोमीटर को, और इधर क्या किया अपन ने, इधर जो है स्टैंड से इसको अपन ने यहाँ पर मैनोमीटर को स्टेबलाइज कर दिया, ठीक है। ये हो गया इस प्रकार। अब देखो बच्चों इसके अंदर होगा क्या, अपने इसमें मूल दाब का प्रदर्शन कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने क्या बताया था कि जल जो होगा रसारोहण की क्रिया होगी, मूल दाब की वजह से क्या होगा, मूल दाब की वजह से क्या होगा, जल होगा वो रसारोहण क्रिया ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ है पहले से, और नीचे से मान लो गमले से पानी सोख के, ठीक है, गमले से जो है पानी सोख के कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी भी पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, इस लेवल के अंदर पानी की मात्रा बढ़ेगी, वो इधर धक्का मारेगी, मारते मारते जो ये लेवल होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अपन को बता देंगे भाई यहाँ 2 एटीएम है या 4 एटीएम है, यहाँ पे मतलब ये पानी का स्तर होगा, ये बढ़ेगा, क्योंकि पानी नीचे से आएगा, मूल दाब की वजह से पानी यहाँ से इसमें आएगा, इसमें आएगा, ये यहाँ जड़ें अवशोषित करेगी, पानी को ऊपर भेजेगी, इसके रसायन प्रक्रिया के कारण। रसायन प्रक्रिया इसमें जो पानी का स्तर बढ़ेगा, पानी स्तर बढ़ेगा, इसमें धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो ये स्तर बढ़ेगा, इस स्केल के ऊपर पानी का स्तर, ठीक है। यहाँ पे ये जो भरा हुआ है जो इसका स्तर बढ़ेगा, इसका स्तर बढ़ेगा, तो अपने को पता चल रहा है यहाँ पे कितने एटीएम दाब है, कि यहाँ कितना एटमॉस्फेरिक दाब है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आज की कक्षा के अंदर जो अपन ने बात करी है रसारोहण की बात करी है, ठीक है। और रसारोहण के अंदर अपन ने इसके जैव बल सिद्धांत और मूल दाब सिद्धांत की बात की है। अब इसमें जो बच्चों को जो बचता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बचता है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार लगाना, इंपॉर्टेंट लगाना, इनमें से कोई सिद्धांत पूछा जा सकता है, और वो सर्वमान्य सिद्धांत है, वो भौतिक बल सिद्धांत है, फिजिकल प्रेशर थ्योरी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मान्य का है और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस वाला है, महत्व वाला है। तो आप स्टार लगा लें, इसमें से यदि क्वेश्चन बनता है सिद्धांतों में से तो सिद्धांत पूछा जाएगा, तो उसमें भौतिक बल सिद्धांत पूछा जाएगा। और हो सके तो अगली कक्षा के अंदर अपन इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे, क्योंकि इसमें भौतिक बल सिद्धांत ही बचा हुआ है। यदि अपने समय सीमा सही रही, अपना टाइम इसके अंदर रहा, तो अपन इसको जो मूल दाब सिद्धांत है इसको अपन उसके अंदर समय सीमा के अंदर रह के ही ये जो भौतिक बल सिद्धांत अगला वो अपन इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना होता है, धन्यवाद।